11th क्लास अकाउंटेंसी नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, विनिमय पत्र या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। काफ़ी मार्क्स के करीब करीब 10 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स और थ्योरी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी से हम समझें कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। पहले इसका मीनिंग समझते हैं, उसके बाद चलते हैं इसकी बुक में क्या थ्योरी वगैरह हमको दी जाएगी, उसको आपने क्या लिखना है। तो पहले मीनिंग समझें। तो देखें, सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारी दुकान है और हमारी दुकान पे एक ग्राहक आता है। ठीक है, वो हमें बोलता है हमें ये सामान दे दो, ये सामान दे दो। हमने सारा सामान उसको दे दिया और उसका जब बिल बना है तो करीब 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ का बिल बना। अब पैसे देने की बारी आई तो वो बोलता है कि मुझे 1 महीना का टाइम दे दो, मैं अगले महीने की पहली तारीख को आपको पैसे दे दूँगा। अब क्योंकि ग्राहक हमारा जो है वो थोड़ा जान पहचान का है, इसलिए हम उसको मना भी नहीं कर सकते। और अब ऐसी स्थिति में वो चाहता है कि वो 1 महीने के बाद पैसे दे दे, और हम ये चाहते हैं कि हमारे को पैसे अभी मिल जाएं। दोनों के इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग है। मतलब वो चाहता है वो 1 महीने के बाद देगा, और हम चाहते हैं कि मुझे पैसे अभी मिल जाएं, क्योंकि मालूम नहीं 1 महीने के बाद क्या सिचुएशन आएगी, पैसा मिलेगा, डूब जाएगा, ये सारा खतरा हम नहीं लेना चाहते। इसलिए हमने एक बीच का रास्ता निकाला। हम उसको क्या करते हैं, हम एक कागज़ के ऊपर लिखते हैं कि भाई आप हमारे को आज की तारीख से, मान लो कि 2 महीने की, उसने 3 महीने का 2 महीने का समय मांगा, आज की तारीख से 2 महीने के बाद आप हमारे को 10,000 रुपये दोगे। मैंने कागज़ पे लिखा है इस चीज़ को, तो उसको बोला भाई इसके नीचे आप साइन कर दो। मतलब ये प्रूफ हो गया मेरे पास कि भाई आपने मुझे 2 महीने के बाद 10,000 रुपये देने हैं। ठीक है, तो उसने साइन कर दिया, नीचे लिखा स्वीकार किया, एक्सेप्टेड, तो उसने उसके नीचे अपने साइन कर दिए। जब उसने साइन कर दिए तो ये कागज़ जो होता है इसको हम बोलते हैं विनिमय पत्र या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि एक काम तो ये हो गया कि उसको सामान उधार मिल गया। अब दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी कि उसको हम ये बोला कि वो हमको 2 महीने के बाद पेमेंट करेगा। पहली बात वो तो यहाँ पर हो गई फुलफ़िल के 2 महीने के बाद वो पैसे देगा। और दूसरी बात हमने बोली थी कि दुकानदार ये चाहता है कि उसको पैसा तुरंत मिल जाए। तब कैसे मिलेगा, हम क्या करेंगे, इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब उस कागज़ को लेकर हम बैंक में जाएंगे और बैंक वालों को बोलेंगे कि भाई ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इस ग्राहक का नाम ये है, इसने हमारे को आज से 2 महीने के बाद 10,000 रुपीज़ देने हैं, तो आप ये अपने पास रख लो। 2 महीने के बाद आप उससे 10,000 रुपीज़ ले लेना, मुझको अभी आप पैसा दे दो। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, वो कागज़ अपने पास रख लेगा और उसके बदले में हमारे को पैसा दे देगा। उसने जो हमको पैसा दे दिया, उसको तो पैसा मिलेगा 2 महीने के बाद। इसका मतलब अभी वो पैसा कहाँ से देगा, बैंक अपनी जेब में से देगा। ठीक है, 2 महीने के बाद ही उसको पैसा मिलना है। तो एक प्रकार से हम ये समझें कि बैंक 2 महीने के लिए अपनी जेब में से हमको पैसा दे रहा है। हम ये कहें कि बैंक एक प्रकार से 2 महीने के लिए उधार हमको दे रहा है। ठीक है, तो 2 महीने का जो उधार वो हमको दे रहा है, तो उसके ऊपर ब्याज भी उसको मिलना चाहिए। तो वो क्या करता है, उसके ऊपर कुछ पैसा काट लेता है। मतलब पूरा 10,000 नहीं देगा, मान लो उसने 200 रुपीज़ काट लिए, बाकी का कितना पैसा हमको मिल गया, 9,800 रुपीज़ मिल गया। और बैंक को हमने 10,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया। 200 रुपये का हमें घाटा ज़रूर पड़ा, नुकसान ज़रूर हुआ, पर हमको सारा पैसा भी मिल गया और हमारा काम चल पड़ा। और बैंक वालों को ये फ़ायदा हो गया कि 2 महीने के बाद उनको पूरा 10,000 मिल जाएगा, अभी उनको केवल 9,800 देना पड़ा। तो बैंक वालों ने 200 रुपीज़ का लाभ कमा लिया। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। तो जल्दी से हम आते हैं इसकी परिभाषा पर, डेफिनेशन पर। भारतीय इसकी परिभाषा दी गई है, भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार विनिमय पत्र मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, दुकानदार ने कागज़ पे लिखा कि भाई आप हमारे को 2 महीने के बाद 10,000 रुपया दोगे। ठीक है, तो हम उसको आज्ञा दे रहे हैं, तो ये आज्ञा पत्र है और शर्त रहित है। मतलब उसमें कोई शर्त नहीं है कि मतलब पैसे मिल जाएंगे तो आप दे दोगे, ऐसा कुछ नहीं। सीधा ही 2 महीने के बाद मिलोगे, तो इसमें कोई शर्त नहीं होती। ये एक आज्ञा पत्र होता है जिसमें लिखने वाला व्यक्ति, लिखने वाला कौन हो गया, दुकानदार। तो लिखने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को, किस व्यक्ति को, ग्राहक को
आज्ञा देता है कि वो निश्चित धनराशि, अब यहाँ पर हमने ये भी लिखा है कि आप कितना पैसा दोगे, वो भी हमें इस कागज़ पे लिखना होगा कि 10,000 रुपये दोगे। अगर हम पैसे नहीं लिखते तो फिर कितना भी पैसा मांग सकते हैं उससे बाद में, तो पैसे यहाँ लिखे होते हैं इसके ऊपर। तो निश्चित धनराशि या तो स्वयं उसे किसको, मतलब दुकानदार को, या किसी निश्चित व्यक्ति को, या हम बोलेंगे भाई ये पैसा आप मेरे कैशियर को दे देना, या फिर उसके आदेशित व्यक्ति को। मैंने बोला कि अगर मैं एक्स हूँ तो मैं बोलूँगा वाई को दे देना, या फिर अगर वाई बोलेगा जेड को दे देना तो जेड को दे देना, ठीक है। ये विनिमय पत्र के वाहक को, वाहक कौन होता है, या तो उस व्यक्ति का नाम जिस पे उसे लिखा है, या फिर वाहक, वाहक कौन होता है, बियरर। बियरर कौन होता है कि जो भी व्यक्ति इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेके आएगा उसको आप 2 महीने के बाद पैसे दे देना। वाहक मतलब जो भी इसको लेकर के आएगा उसको मांगने पर दे देना, एक निश्चित अवधि के बाद दे देना, ठीक है। निश्चित अवधि क्या होगी, 2 महीने के बाद। सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 Section 5, a bills of exchange is an instrument. Instrument means a document. It's a document in writing. An unconditional order. There's not condition. No condition must be attached therewith. ठीक है, उसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं होगी, केवल एक ऑर्डर होगा, दैट इज़ ऑल्सो अनकंडीशनल ऑर्डर। कोई कंडीशन के बिना एक ऑर्डर उसको दिया जाएगा, साइंड बाय द मेकर। मीन्स इसमें मेकर कौन है, उसको बनाने वाला, मेक होता है बनाना, तो बनाने वाला कौन हो गया, दुकानदार, वो अपने साइन करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, डायरेक्टिंग टू पे, हम ग्राहक को डायरेक्ट कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, कि एक फिक्स अमाउंट कितना होगा, 5,000 10,000 जो भी उस पर लिखा है, दैट सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ ए सर्टन पर्सन, जिसमें कि हम भी या तो हमें दे दो या ऑर्डर ऑफ ए सर्टन पर्सन, हमने बोला भाई उसको दे दो, वाई को दे दो, ठीक है, तो उसका नाम पे ऑर्डर कर दिया, या फिर उसने आगे बोला भाई जेड को दे दो तो उसको दे दो, और टू ए बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और बियरर मतलब जो भी उसको लेकर के आएगा उसको, इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट को, उसको ये दे देना। ये ध्यान रखना है कि बनाने वाला व्यक्ति भी इस पे साइन करेगा और जिस व्यक्ति ने पैसे देने हैं वो भी इस पे साइन करेगा, दोनों के साइन होने ज़रूरी हैं। तो नोट ये बोला गया कि एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैध या लीगल डॉक्यूमेंट तभी माना जाता है जब उस पर एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति मतलब ग्राहक सिग्नेचर करता है। तो इसके फीचर्स पर आते हैं, विनिमय पत्र की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट, ये लिखित में होना आवश्यक होता है, इट मस्ट बी इन रिटन। वर्बली ये नहीं होता, हमेशा ये रिटन में होता है, उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। सेकंड, इसमें भुगतान का आदेश होता है, प्रार्थना नहीं। इट्स गिव्स एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट एंड नॉट एन रिक्वेस्ट। हम आदेश देते हैं क्योंकि हमने उसको सामान दे दिया तो आदेश देंगे, हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट है, ये आदेश शर्त रहित होता है, ऑर्डर इज़ अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं होती कि ऐसा होगा, आपके पास पैसा आएगा तो दे देना, ऐसी कोई शर्त नहीं होती। फोर्थ है, इसमें एक निश्चित धनराशि के भुगतान का आदेश होता है। इट्स एन ऑर्डर टू पे अ सर्टन सम, निश्चित धनराशि मतलब कितना पैसा देना है वो लिखा होता है। फिफ्थ पॉइंट, इसमें लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, ड्रॉ सिग्नेचर आर मस्ट, लिखने वाले व्यक्ति जो है जिसने पैसे लेने हैं वो भी अपने साइन करेगा, देने वाले के भी साइन होते हैं। सिक्स पॉइंट है, भुगतान करने की तिथि निश्चित होती है, डेट ऑफ द पेमेंट इज़ फिक्स्ड। जैसे हमने कहा आज की तारीख से 2 महीने, तो 2 महीने उसमें जोड़ देंगे तो फिर आ जाएगा कौन सी तारीख को पेमेंट करनी है। उसके बाद में देनदार की स्वीकृति होती है, जैसे एन एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई कौन हो गया, ड्रॉई होता है, देखो जिसने पैसे लेने होते हैं, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिख रहा है वो हो गया ड्रॉर, जिसने पैसे देने हैं वो ड्रॉई हो गया, मतलब हमारा ग्राहक उसके ऊपर लिखता है स्वीकार किया, एक्सेप्टेड, और फिर अपने साइन करता है। आठवां है, इसका भुगतान या तो मांगने पर होगा या निश्चित अवधि के बाद करना होगा। इट्स पेड आइदर ऑन द डिमांड और आफ्टर सर्टन पीरियड। नाइन्थ पॉइंट है, इसका भुगतान या तो बिल के वाहक को या बिल में लिखे व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार किसी और व्यक्ति को करना होता है। इट्स पेड आइदर टू द बियरर और टू द पर्सन मेंशन्ड ऑन द बिल और टू अ पर्सन ऑर्डर्ड। ये जिसका नाम लिखा है उसने फिर बोल दिया कि अब मेरे को नहीं बल्कि उसको दे दो, तो ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की विशेषता है। 10 पॉइंट है, यह या तो नियमानुसार मुद्रांकित होता है या न्यायालय के स्टैम्प पेपर पर लिखा जाता है, इसके ऊपर स्टैंप लगाई जाती है। इस आइडर रिटन ऑन द कोर्ट स्टैम्प पेपर नॉट स्टैम्प्ड।
अगला है विनिमय पत्र के पक्ष या पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ध्यान से समझना है कि इसकी तीन पार्टीज हैं, तीन व्यक्ति हो सकते हैं इसमें। पहला हो गया ड्रॉर, जिसको हम बोलते हैं लेखक। तो लेखक कौन हो गया? अभी हमने एग्जांपल क्या लिया कि दुकानदार के पास ग्राहक आया, उसने सामान खरीदा, तो दुकानदार ने कागज़ के ऊपर लिखा कि मुझे आप 2 महीने के बाद 10,000 रुपया दोगे। तो कौन लिख रहा है ये? ड्रॉ कौन कर रहा है? लेखक कौन हो गया? दुकानदार, मतलब जिसने पैसे लेने हैं, जिसको हम कहेंगे विक्रेता या फिर सेलर। ठीक है, विक्रेता या फिर क्रेडिटर, जिसने पैसे लेने हैं, जो किसी व्यक्ति से रकम पाने का अधिकारी है। सेकंड होता है इसमें स्वीकार करता, जिसको हम स्वीकर्ता या फिर एक्सेप्टर या फिर ड्रॉई बोलते हैं, जो इस पे साइन करेगा। मतलब हम बोझ को बोल रहे हैं ग्राहक, तो ग्राहक जिसने कि पैसे देने हैं उसे बिल स्वीकार करने वाला बोलेंगे, ड्रॉई बोलेंगे, एक्सेप्टर बोलेंगे। ये क्रेता होता है, डेटर होता है जिसने पैसे देने हैं, तो जिसने निश्चित अवधि के बाद पैसा देना है, ये बिल के ऊपर लिखता है, एक्सेप्टेड या स्वीकार किया शब्द का प्रयोग करता है और नीचे अपने हस्ताक्षर करता है। थर्ड पॉइंट है पाने वाला या फिर पेई, जिसे विनिमय पत्र का भुगतान प्राप्त करना होता है। जिसने पैसे लेने होते हैं वो पाने वाला या पेय कहलाता है। अब देखिए पाने वाला कौन हो सकता है? सामान्यतः दुकानदार ने ग्राहक को सामान बेचा तो पाने वाला ग्राहक हो गया। कई स्थितियों में ये अलग भी हो सकता है। कैसे अलग हो सकता है? मैंने अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी और व्यक्ति को दे दिया, मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, कोई मेरे पास लेने पैसे मांगने आया, मैंने किसी दुकानदार के पैसे देने थे जिससे मैं सामान लाया 10,000 रुपया, वो मेरे पास आया, बोलता है पैसे दे दो। मैंने कहा भाई पैसे तो मेरे पास नहीं है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझे ग्राहक ने दिया है साइन करके, ये आप ले लो, 2 महीने के बाद मेरी जगह आप ही पैसे ले लेना। तब मैंने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे लिखा भाई मेरी जगह आप इसको पैसे दे दो। ठीक है, तो अब पैसे किसको मिलेंगे? जिसके नाम पर मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर दिया, जिसको मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, पैसे उसको मिलेंगे। तो इस कंडीशन में पेई कौन बन गया? ग्राहक। तो अगला हमारे को दिया गया विनिमय पत्र के लाभ क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट है, इसकी सहायता से व्यापार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एरिया ऑफ द बिजनेस एक्सपेंड्स। कहने का मतलब है हम कहीं बाहर गए हुए थे, वहाँ पर हमारे को सामान अच्छा दिख गया, चाहे हमारे जेब में पैसा नहीं है फिर भी हमने सामान खरीद लिया। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से बिना पैसे के भी आप सामान खरीद सकते हो। इसकी सहायता से व्यापार सुगम हो जाता है। विद हेल्प ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिगम बिजनेस रन्स ईजिली। ठीक है, आसान हो जाता है ट्रांजैक्शन करना। सामान खरीदो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे दो और उस समय के बाद 2-3 महीने के बाद पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो दे देना। थर्ड पॉइंट है, इसे ग्राहक की ऋणग्रस्तता का प्रमाण माना जाता है। इट मे बी प्रेजेंटेड एज ए प्रूफ ऑफ द कस्टमर्स इनडेप्टनेस। अब ऋणग्रस्तता या इनडेप्टनेस का मीनिंग क्या होता है कि ग्राहक ने मुझसे एक प्रकार का ऋण लिया है, उसने मुझसे सामान खरीदा हुआ है उधार पर, तो वो ऋणी हो गया। मतलब उसने हमारे से डेप्ट मतलब उधार लिया हुआ है, तो उसने पैसे देने हैं। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये बताता है कि उसने मेरे से पैसे लिए हुए हैं, सामान उधार लिया है और पैसे देने। अगला है, इसे न्यायालय में प्रमाण के रूप में काम में लाया जा सकता है। इट मे बी यूज्ड एज ए प्रूफ इन द कोर्ट। यदि बाद में ग्राहक मुकर जाता है तो उसका ये साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट हम कोर्ट में दिखा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, इसका दूसरे व्यक्ति के नाम बेचान भी किया जा सकता है। इट मे बी एंडोर्स्ड टू अदर पर्सन। अब बेचान या एंडोर्स करना क्या होता है? मैंने अभी बताया कि जिस व्यापारी से मैं सामान उधार खरीद के लाता था, उस वो मेरे पास आया, बोलता भाई पैसे दे दो। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिया और उसके ऊपर लिखा भाई मेरी जगह पैसे इस दुकानदार को दे देना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जब उस व्यक्ति के नाम पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर दिया कि आप जाके पैसे ले लेना, तो इस प्रक्रिया को बेचान करना या एंडोर्समेंट कहा जाता है। अगला है, इसकी बैंक से कटौती भी कराई जा सकती है। इट मे बी डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। शुरू में हमने बताया था कि हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर बैंक में जाते हैं, बैंक को बिल्स ऑफ एक्सचेंज देते हैं और वो पैसा काट करके थोड़ा सा डिस्काउंट काट लेता है 200 रुपया और बाकी पैसा हमारे को दे देता है। तो इस प्रक्रिया को कटौती पर करवाना या फिर डिस्काउंट करवाना कहा जाता है। 7 पॉइंट है, इसके प्रयोग से मुद्रा की घिसावट कम होती है। इट सेव्स द करेंसी फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। मुद्रा की घिसावट, देखो हम कागज़ के ऊपर लिख रहे हैं, उसी से काम चला रहे हैं, तो जो नोट करेंसी नोट सामान्यतः जब यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के हाथों से निकलते हैं तो धीरे धीरे वो ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, मैले हो जाते हैं, तो वो ख़त्म नहीं होते, वो जल्दी ख़राब नहीं होते क्योंकि कागज़ों में काम चलने लगा। अब अगला बोला गया, इसकी सहायता से बड़े बड़े विदेशी भुगतान सुगमतापूर्वक मतलब आसानी से हो जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स में भी मेड इजीली बाई दिस। ठीक है, तो वहाँ पर भी विदेशी व्यापार भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से हो जाते हैं और वहाँ पर हमारे को फ़िलहाल अभी थोड़े समय तक उस देश की जो करेंसी है, मुद्रा है, उसमें पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। अगला है, भुगतान की तिथि निश्चित हो जाने पर बार बार देनदारों के पास नहीं जाना पड़ता। बिकॉज द डेट ऑफ द पेमेंट इज द फिक्स, सो नो नीड टू रिमाइंड टू द डेटर्स अबाउट द पेमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि
इसका मतलब ये हुआ कि देखो, अब हमने ग्राहक को बोल दिया कि आज से आपने थोड़े समय के बाद, ठीक है, थोड़े समय के बाद आपने हमारे को पैसे देने 2 महीने के बाद, ठीक है। तो ग्राहक को भी मालूम है 2 महीने के बाद पैसे देने, इसलिए बार बार उसको याद दिलाने नहीं जाना पड़ता, भाई 2 महीने होने वाले पैसे दे दो, क्योंकि उसको मालूम है कि 2 महीने होंगे और मैंने साइन करके दिए, अगर नहीं होगा तो कोर्ट में जा सकते हैं ये लोग, ठीक है। अगला हमारे को दिया गया, ऐसा व्यापारी भी सामान कर सकता है जिसके पास भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि नहीं है, पैसा नहीं है, विद द हेल्प ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज businessmen who do not have the sufficient money to pay off may also purchase the goods। अभी हमने कह लिया कि हम जाएंगे, पैसा नहीं है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करके दिया और पैसा बाद में दे देना। विदेशी भुगतान करने में सुगमता, इजी टू मेक द पेमेंट अब्रॉड। विदेशी भुगतान बिल्स ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से हो जाते हैं। फिलहाल हम कागज़ से काम चला सकते हैं। नकद भुगतानों की योजना बनाने में सहायक, हेल्प्स इन टू मेक द कैश पेमेंट प्लान। अगर हमने किसी की कैश पेमेंट करनी है, किसी को पैसा देना है, तो हमारे को पता होता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पैसे इतनी तारीख को आने हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि इतनी तारीख को पैसे आएंगे मेरे पास, तब मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो हम कैश पेमेंट के लिए प्लान बना सकते हैं। अगला एक और डॉक्यूमेंट हमारे को दिया गया, प्रतिज्ञा पत्र, जिसको हम प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। अब इसका मीनिंग समझें, क्या चीज़ होती है, ध्यान से समझें। प्रोमिसरी नोट क्या चीज़ होती है? प्रोमिसरी नोट होता है जिसमें हम प्रॉमिस करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। इसमें क्या होता है कि दुकानदार ने, ग्राहक ने सामान उधार खरीदा, तो ऐसी स्थिति में दुकानदार, पहले वाले में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या था, दुकानदार ने कागज़ पे लिखा कि आप मुझे 2 महीने के बाद पैसे दोगे, ठीक है। अब प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, यहाँ पर उधार सामान खरीदने पर दुकानदार नहीं लिखता, बल्कि ग्राहक लिखता है कागज़ के ऊपर कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 2 महीने के बाद आपको पैसा दूंगा, ठीक है। और वो नीचे साइन करके हमारे को दे देता है। क्लियर हो गया? इसे कहा जाता है प्रॉमिसरी नोट। तो क्रेता स्वयं ही ये प्रपत्र लिखता है, डॉक्यूमेंट लिखता है, इस पर अपने हस्ताक्षर करता है और विक्रेता मतलब दुकानदार को देता है, और इस कागज़ के द्वारा वो एक निश्चित धनराशि दुकानदार को निश्चित समय के बाद देने की प्रतिज्ञा करता है। तो नोट इसमें दिया गया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आरबीआई या केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति वाहक की मांग पर देय प्रतिज्ञा पत्र नहीं लिख सकता। वाहक की मतलब जब भी कोई आएगा तब दे देना, ऐसा प्रतिज्ञा पत्र या प्रॉमिसरी नोट नहीं लिख सकता। तो प्रतिज्ञा पत्र के लक्षण या विशेषताओं पर आते हैं। पहला है, ये लिखित में होना आवश्यक है, राइटिंग में होना आवश्यक है, मौखिक वचन नहीं हो सकता, जुबानी नहीं होगा, हमेशा ये रिटर्न में देगा ग्राहक लिख करके कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। सेकंड है, भुगतान का वचन, प्रॉमिस टू पे, वो प्रॉमिस करेगा, प्रतिज्ञा करेगा कि मैं आपको पैसे एक निश्चित समय के बाद दे दूँगा। अगला है, यह शर्त रहित होना चाहिए, प्रॉमिस टू पेमेंट विदाउट एनी कंडीशन। वो प्रॉमिस करे कि मैं बिना किसी शर्त के पैसे दूंगा, वो ये नहीं बोल सकता कि अगर मेरे को पैसे मिल जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा, ऐसी कोई कंडीशन उसमें नहीं होनी चाहिए। चौथा क्या दिया गया, हस्ताक्षर या साइंड होना चाहिए, लेखक के हस्ताक्षर पे होने चाहिए। हम खुद ही कागज़ पे लिख दें और उसके बाद में बोलें देखो उसने बोला था, ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति जब तक अपने साइन नहीं करेगा, मतलब पेमेंट करने वाला व्यक्ति साइन नहीं करेगा, तब तक ये प्रॉमिसरी नोट नहीं बन सकता। पांचवा पॉइंट है, भुगतान निश्चित व्यक्ति को, पेमेंट टू ए स्पेसिफिक पर्सन, किस आदमी को पेमेंट करनी है ये उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि मैं आपको मतलब किस दुकानदार को करूँगा, वो भी इसमें लिखा होता है। अगला है, लिखने वाले व्यक्ति निश्चित व्यक्ति होना चाहिए, मेकर मस्ट बी सर्टन। मतलब ये हुआ, प्रॉमिसरी नोट पे हमें ये देखकर हमें ये पता चलना चाहिए कि ये जो प्रॉमिस कर रहा है ये व्यक्ति है कौन है, उसका नाम लिखा होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए उसके ऊपर, ताकि मालूम चले ये प्रॉमिस किसने किया है। अगर वो मुकर जाता है तो हम उसके खिलाफ केस भी कर सकें। यदि किसी प्रतिज्ञा पत्र या प्रॉमिसरी नोट के ऊपर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सिग्नेचर करते हैं तो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इकट्ठी संयुक्त बन जाती है कि सब इकट्ठे मिलकर पैसा देंगे या अलग अलग पैसा देंगे। सातवां पॉइंट है, भुगतान का वचन जो है रुपयों में होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे ए सर्टन सम ऑफ मनी। वो यहाँ पर जो प्रतिज्ञा करेगा कि मैं इतने रुपए दूंगा, तो ये रुपए का प्रॉमिस होना चाहिए, कोई वस्तु दूंगा या कोई सेवा आपकी करूंगा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, केवल रुपए की बात यहाँ पर होती है। आठवां पॉइंट है, ये स्टैम्प्ड या मुद्रांकित भी होता है, मतलब इस पर स्टैंप लगी होती है। भारतीय मुद्रांकन अधिनियम, इंडियन स्टैंप एक्ट के अनुसार इस पर स्टैंप होना आवश्यक है। नाइन्थ पॉइंट है, इसमें तिथि, स्थान आदि लिखना आवश्यक नहीं होता। नॉट नेसेसरी टू मेंशन द डेट और द प्लेस, इसमें तिथि, स्थान तथा प्रतिफल का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता।